दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद पार्टी में अपनी कमजोर हुई पकड़ को मजबूत करने और किसी बड़े विद्रोह को रोकने के लिए केजरीवाल ने पहले पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल कर अपने खास लोगों को बड़े पदों पर बिठा दिया और उसके बाद केजरीवाल के निशाने पर पंजाब सरकार है। पंजाब की मान सरकार में कई बड़ी दिक्कतें हैं। कोई मंत्री केजरीवाल को पसंद नहीं तो कोई किसानों के खिलाफ हुए एक्शन के बाद मंत्री पद छोड़ना चाहता है, कोई मंत्री मनीष सिसोदिया के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा तो कोई सत्येंद्र जैन की मर्जी के खिलाफ है। इसलिए अब केजरीवाल मान कैबिनेट में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। खासतौर से उन लोगों के मंत्री निशाने पर हैं जो मलाईदार विभाग पकड़े हुए हैं। जिस तरह से पिछले दिनों किसानों के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद कैबिनेट मंत्री लालजीत बुल्लर ने अपने सभी पदों को छोड़ने की इच्छा जताई। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा भी अपने पद पर बने नहीं रहना चाहते। यही वजह है कि हाल ही में कई विधायकों ने मजाक करते हुए विधानसभा में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा से कह डाला कि अब कुर्सी से उतरकर नीचे हमारे साथ आ जाओ। मतलब साफ है कि पंजाब में नए स्पीकर को नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों का ये भी कहना है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक और बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को दिल्ली में तलब किया। हालांकि कहा जा रहा है कि इन दोनों मंत्रियों के विभागों की केजरीवाल समीक्षा करेंगे, लेकिन इससे मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना भी बढ़ गई है। यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों मंत्रियों के विभागों को अलॉट किया गया बजट खर्च नहीं हुआ। पार्टी में चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है कि क्या ये फेरबदल बजट सत्र के बाद किया जाए या फिर तुरंत। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल की पूरी नजर पंजाब पर लगी हुई है और जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों में सरकार की छवि धूमिल हुई, केजरीवाल हर हाल में उसे सुधारना चाहते हैं। इसलिए जब पिछले दिनों वो विपश्यना से बाहर आए तो सीधा अमृतसर में अपनी सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर निज्जर के आवास पर चले गए। तभी से राजनीतिक हलकों में चर्चा चल पड़ी कि क्या डॉक्टर निज्जर को फिर से कैबिनेट में लाया जा सकता है। ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इस समय भगवंत मान की कैबिनेट में 2 सीटें खाली हैं। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को भी कैबिनेट में लाने की चर्चा है। पार्टी ने उन्हें लुधियाना पश्चिम से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि अभी इस सीट पर चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा नहीं की है। इंद्रबीर निज्जर और संजीव अरोड़ा के अलावा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा को भी मंत्री बनाने की चर्चा है। यदि ऐसा होता है तो साफ है कि कैबिनेट से 1 या 2 मंत्रियों की छुट्टी भी होगी। पार्टी अपने वरिष्ठ विधायकों को कैबिनेट में जगह देना चाहती है और ऐसे में प्रिंसिपल बुधराम को या फिर प्रोफेसर बलजिंदर कौर को भी स्पीकर के रूप में जगह मिल सकती है। जैसे जैसे कैश कांड में जस्टिस वर्मा फंसते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही उनको बचाने का खेल भी तेज होता जा रहा है। पहले कहा गया वर्मा के आवास से कोई कैश बरामद नहीं हुआ। अब जले हुए नोटों के बंडल की तस्वीर सामने आई तो कहा जाने लगा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ गहरी साजिश का नतीजा है। बड़ी बात यह कि इसी के साथ जस्टिस वर्मा को काम करने से रोक दिया गया। मतलब जस्टिस वर्मा अब किसी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएंगे, ना उनके पास कोई मामला भेजा जाएगा। जस्टिस वर्मा ने इनकार कर दिया है कि ये कैश उनके घर में कैसे पहुंचा उन्हें नहीं पता, ये उनका पैसा नहीं है। उनका कहना है कि मेरे साथ गंभीर साजिश की जा रही है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में गहराई से जांच करने की जरूरत है। ऐसे में अब मामला काफी बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दस्तावेज जारी के साथ ही जस्टिस वर्मा के घर से कथित तौर पर मिले जले हुए कैश का वीडियो भी शेयर किया। जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि न तो मेरे द्वारा और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने उस स्टोर रूम में कोई नकदी रखी। उनका मानना है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। ये पहली बार है जब इस मामले में उनकी बात सार्वजनिक हुई। जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये सोचना कि हमारे उस कमरे में नकदी रखी होगी बिल्कुल हास्यास्पद है। उन्होंने बताया कि जिस कमरे में आग लगी वहां नकदी मिलने की बात कही जा रही है, वो एक आउट हाउस था। उन्होंने आगे कहा कि ये सोचना कि कोई खुले आसानी से पहुंचने वाले और आम इस्तेमाल वाले स्टोर रूम में नकदी रखेगा जो स्टाफ क्वार्टर्स के पास है या आउट हाउस में है, बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। ये कमरा मेरे रहने की जगह से पूरी तरह से अलग है। मेरे रहने की जगह और इस आउट हाउस में एक दीवार है। काश मीडिया ने कुछ जांच की होती इससे पहले कि मुझे प्रेस में बदनाम किया जाता। इस मामले की जांच के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश ने 3 सदस्यों की एक आंतरिक कमेटी बनाई। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया गया कि वे जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक काम न दें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा को तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जज हैं और कोलेजियम के सदस्य, उनके मूल हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव स्वतंत्र है और
ये आंतरिक जांच प्रक्रिया से अलग है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वे 9वें स्थान पर होंगे और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इस मामले में फायर ऑफिसर्स, पुलिस के बड़े अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट के सतर्कता विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि जस्टिस उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश को बताया था कि रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी इन अधिकारियों से मिलना जरूरी है। ये बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली और जिसमें जस्टिस उपाध्याय ने अधिकारियों से कई सवाल पूछे। उन्होंने आग लगने की कॉल के समय, आग की सही जगह, नकदी मिलने की बात, पुलिस का फायर डिपार्टमेंट द्वारा किसी चीज को जब्त करने के बारे में जानकारी मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की ये फितरत है कि वे सत्ता के बगैर ठीक उसी तरह नहीं रह सकते जैसे मछली पानी के बिना। इसलिए सत्ता के हाथ से निकलते ही अरविंद केजरीवाल परेशान, बेचैन हो गए। शान और शौकत के साथ पावर की लालसा उन्हें बार बार पंजाब लेकर जाती है, क्योंकि केजरीवाल को उम्मीद है कि पंजाब में ही उनके सपने साकार हो सकते हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे बदनाम और हारे हुए लोगों को पंजाब भेजने के पीछे केजरीवाल की यही मंशा है। शराब घोटाला के किंगपिन मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़े गए सत्येंद्र जैन केजरीवाल की राह तो आसान कर सकते हैं, लेकिन पंजाब के लोग इन दोनों को किस हद तक झेल पाएंगे, इस बात पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि इन दोनों का असली खेल तो पंजाब में अब शुरू होने वाला है। यही वजह है कि दिल्ली के मंत्री सिरसा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल की सत्ता की लालसा पर तंज कसते हुए मछली जल के बिना नहीं रह सकती और वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, ऐसा कहा। सिरसा ने केजरीवाल या किसी का नाम लिए बिना कहा कि वह अब पंजाब में भी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। सिरसा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जहां सत्ता होती है वहां वे पहुंच जाते हैं। अब तो उन्हें विपस्यना भी पंजाब में ही करने का फैसला कर लिया गया। नई तरह की विपस्यना है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उन्होंने आगे कहा कि वे अकेले विपस्यना नहीं करेंगे, बल्कि मनीष सिसोदिया को भी प्रभारी के रूप में लाने की बात कर रहे हैं, जबकि जेल में बंद रहे सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाने की चर्चा हो रही है। सिरसा ने दावा किया कि जो नेता दिल्ली में विफल हो चुके हैं वो हार चुके हैं, वे अब पंजाब की सत्ता का आनंद लेने पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली को लूटने वालों को यहां से भगाया, लेकिन अगर लुटेरा अगले गांव चला जाए तो पिछले गांव वालों का भी फर्ज बनता है कि वहां भी जाकर उसे भगाएं। मतलब साफ है, केजरीवाल ने भले ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब भेजकर खुद को वहां शिफ्ट होने का इंतजाम कर लिया हो, लेकिन बीजेपी पंजाब में भी इन तीनों को चैन से जीने नहीं देगी, चैन की सांस लेने नहीं देगी। शीश महल के वीडियोस से लेकर इन तीनों के कारनामों को अब पंजाब बीजेपी गांव गलियों तक पहुंचाएगी और इन तीनों के खिलाफ कई मामले अदालत में हैं और कई मामलों की जांच जारी है। माना यह जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव होने तक केजरीवाल के कई और दूसरे कारनामों की पोल खुलेगी और तब पंजाब में उन्हें उन्हीं की सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुरी तरह से चुनाव हारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने भर से न तो आदित्य ठाकरे की मुसीबतें कम हुई और न ही रिया चक्रवर्ती की। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। दूसरी तरफ दिशा सालियान के पिता के वकील ने बड़ा मोर्चा खोल दिया और कहा कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने से कुछ नहीं होता। जिस तरह आरुषि तलवार मामले में क्लोजर रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने मामले को फिर से ओपन कर दिया, वैसा ही इस मामले में भी हो सकता है। इस बीच बीजेपी के सीनियर विधायक राम कदम ने सीधा उद्धव ठाकरे पर हमला तेज कर दिया। राम कदम ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ठाकरे सरकार ने सुशांत के मामले में जानबूझकर लापरवाही बरती और बिहार पुलिस को मुंबई में जांच करने से रोका था। राम कदम ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जब पूरे देश ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की, तब उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझकर लापरवाही दिखाई। जब बिहार पुलिस मुंबई में जांच करने आई तो उन्हें रोका गया। ऐसा क्यों किया गया? उद्धव ठाकरे सरकार के लोगों को बचाने के लिए सभी सबूत नष्ट कर दिए गए। सुशांत के घर का फर्नीचर हटा लिया गया, उसे पेंट किया गया और फिर वापस उसके असली मालिक को लौटा दिया गया। इसके साथ ही राम कदम ने यह भी आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय दिलाने में अड़चन डाली। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने सही समय पर इस मामले को सीबीआई के हवाले किया होता तो सुशांत के परिवार को निश्चित रूप से न्याय मिलता। अगर आज उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके लिए उद्धव ठाकरे सरकार जिम्मेदार है। सीबीआई ने मुंबई कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। ये रिपोर्ट सुशांत की मौत के लगभग 5 साल बाद दाखिल की गई। सीबीआई की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सुशांत की मौत आत्महत्या के रूप में दर्ज की गई थी और इसमें किसी भी तरह की साजिश या हत्या का आरोप नहीं पाया गया। दिशा सालियान की मौत के मामले में भी हलचल तेज हो गई है। दिशा की मृत्यु 8 जून 2020 को हुई थी, यानी सुशांत की मौत से 6 दिन पहले। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत की पुनः जांच की मांग की और आदित्य ठाकरे सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी अपील की। दिशा की मौत की परिस्थितियां भी संदिग्ध बताई जा रही हैं और इसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ा गया है।
अब सतीश सालियान की याचिका के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस पर दिशा सालियान के पिता के वकील ने कहा कि एक रिपोर्ट कानून के सामने कोई मायने नहीं रखती और अदालत अब भी इस मामले को संज्ञान में लेकर आगे की जांच के आदेश दे सकती है। वकील नीलेश ओझा ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी अदालत हत्या मामले को संज्ञान में ले सकती है, गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है या आगे की जांच के आदेश दे सकती है, जैसा कि आरुषि तलवार केस में हुआ था। नीलेश सी ओझा दिशा सालियान के पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी की मौत की फिर से जांच करने और आदित्य ठाकरे से पूछताछ करने की मांग की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान मामले में दायर रिट पिटीशन पर सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल तय की है। अहमदाबाद में जिस वक्त पार्टी में बीजेपी के जासूसों की खोज कर रहे थे, एन उसी वक्त पर बीजेपी ने केरल में कांग्रेस को झटका देने की तैयारी कर ली। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा के साथ शशि थरूर की ताजा सेल्फी इस तरफ इशारा कर रही है। शशि थरूर और कांग्रेस के बीच सांप सीढ़ी का खेल अरसे से जारी है। वजह यह कि थरूर पार्टी में अपनी मौजूदा भूमिका से नाखुश हैं और वे अपने लिए बड़ी भूमिका चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इसके लिए तैयार नहीं हैं और अब लगता है कि थरूर कांग्रेस छोड़कर निकलने का मन पूरी तरह से बना चुके हैं। शशि थरूर 4 बार तिरुवनंतपुरम से सांसद चुने गए, संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और भाषण देने की कला उन्हें खास बनाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच दूरियां बढ़ी हैं। थरूर को लगता है कि कांग्रेस उनकी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही। 2022 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से हार गए। जानकारों का कहना है कि वे चाहते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार के प्रति उनकी वफादारी संदेह के घेरे में है। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लगातार जीतते आए हैं, लेकिन केरल कांग्रेस में उनकी नहीं चलती है। थरूर ने कई बार कहा कि केरल में कांग्रेस को मजबूत नेतृत्व चाहिए। वे खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त मानते हैं। राज्य में उनकी लोकप्रियता भी अच्छी है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनकी इस इच्छा पर ध्यान देने को तैयार नहीं। थरूर अक्सर पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं और हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल की वामपंथी सरकार की तारीफ की, जिससे कांग्रेस असहज हुई। थरूर ने कहा कि मोदी ट्रंप मुलाकात भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ये कांग्रेस पार्टी की राय से अलग राय है। कुछ नेताओं को लगता है कि वह पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। थरूर के सामने कांग्रेस के बाहर भी विकल्प हैं। केरल में एलडीएफ ने संकेत दिए हैं कि वे थरूर को स्वीकार कर सकते हैं। बीजेपी भी उन्हें दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। एनसीपी जैसे अन्य दल भी उनके साथ जुड़ने को तैयार हैं। ऐसे में वह कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। जय पांडा के साथ थरूर की सेल्फी इस दिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है। और बड़ी बात यह कि थरूर के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए जय पांडा ने कैप्शन में लिखा कि फाइनली हम एक ही दिशा में जा रहे हैं। मतलब साफ है, जय पांडा की दिशा बीजेपी की दिशा है और साथ में थरूर हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के स्तर पर फेरबदल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने उन सब को चुन चुन कर किनारे लगा दिया जो लंबे समय से उनकी आंखों में चुभ रहे थे, और ये भी साफ कर दिया कि जो खेल केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल तक खेला, अब वह खेल पंजाब में खेला जाएगा। इसलिए केजरीवाल ने अपने सबसे बदनाम लोगों की टीम को पंजाब भेज दिया। विभव कुमार और विजय नायर तो पहले से ही पंजाब भेज दिए गए थे और अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भेजकर केजरीवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि उनका अगला एटीएम पंजाब होगा। लगे हाथ केजरीवाल ने समय समय पर विरोध की आवाज उठाने वाले लोगों को भी किनारे लगा दिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम गोपाल राय का था, जिन्होंने न सिर्फ आतिशी मरलेना को सीएम बनाए जाने को लेकर सवाल उठाए थे, बल्कि चुनावों में हार के बाद अरविंद केजरीवाल को शान और शौकत की जिंदगी छोड़ साधारण आदमी की तरह खुद को पेश करने की सलाह दी थी। गोपाल राय ने तो केजरीवाल को किसी किराए के फ्लैट में रहने या फिर कौशाम्बी वाले फ्लैट में वापस जाने की सलाह तक दे डाली। गोपाल राय की इस सलाह पर केजरीवाल नाराज तो हुए, पर तत्काल कोई एक्शन नहीं लिया और अब जैसे ही मौका मिला तो दिल्ली के संयोजक पद से गोपाल राय को हटाकर सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का संयोजक बना दिया। सौरभ भारद्वाज पर सरकारी फाइल्स गायब करवाने के आरोप हैं।
जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब गोपाल राय ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद कहा था कि चुनाव जीतने वाले लोगों को ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा करने से कार्यकर्ताओं में जोश बना रहेगा। लेकिन जब जिम्मेदारी देने की बात आई तो केजरीवाल ने एकदम उल्टा फैसला किया और बुरी तरह से चुनाव हारने वाले सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दुर्गेश पाठक को बड़े पदों का तोहफा दे डाला। बड़ी बात ये कि जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई वे सारे के सारे किसी न किसी घोटाले में फंसे हैं। उनमें से कोई जेल जा चुका है और बाकी लाइन में है। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी पर अब पूरी तरह से घोटालों में फंसे दागी लोगों का कब्जा हो गया है और अब ये पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं। गोपाल राय के बाद अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा के पर कतर डाले। वैसे भी शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही राघव चड्ढा ने अपनी गतिविधियां कम कर दी थी और इसी वजह से केजरीवाल ने उनसे पंजाब का प्रभार छीनकर मनीष सिसोदिया को दे दिया और साथ में सत्येंद्र जैन को चिपका दिया। अब सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पंजाब में संगठन से जुड़े कामों को संभालेंगे। राज्य में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तय किए गए टारगेट्स को पूरा करने के लिए राज्य संयोजक और पदाधिकारियों की मदद करेंगे। इसके अलावा सिसोदिया को पार्टी के वादों के क्रियान्वयन, पंजाब सरकार की ओर से मुख्य एजेंडों की डिलीवरी पर भी नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी के रूप में ये केजरीवाल और मान सरकार के बीच पुल का काम करेंगे। दोनों स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को मजबूत करने में मदद और मान सरकार को पंजाब मॉडल बनाने में मदद करेंगे।